हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को और सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी एवं वामपंथी विचारधारा वाले सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जबकि माता का नाम प्रभावती देवी था। 1919 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद फिर 1920 ईस्वी में इन्होंने भारतीय सिविल सेवा अर्थात इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में चौथी रैंक प्राप्त किया था। कितनी रैंक प्राप्त किया था? तो चौथी रैंक प्राप्त किया था। उसके बाद जो है परीक्षा पास करने के बाद यह भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हो गए, लेकिन अप्रैल 1921 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस यह ICS अर्थात भारतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद यह असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे और उसी क्रम में पहली बार सुभाष चंद्र बोस जेल भी गए थे। फिर बात करते हैं कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। जबकि राजनीतिक गुरु की अगर बात करें तो राजनीतिक गुरु इनके चित्तरंजन दास थे, देशबंधु चित्तरंजन दास, जिन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखा था। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो चित्तरंजन दास ने लिखा था, जिसे हिंदी में भारत भारतीयों के लिए है नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो चित्तरंजन दास ने। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक कन्फ्यूजन है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इंडिया फॉर इंडियंस या उसे ही हिंदी में कहा जाता है भारत भारतीयों के लिए है, तो यह नारा किसने दिया था? यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कथन के रूप में यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया फॉर इंडियंस या फिर भारत भारतीयों के लिए है, इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को चित्तरंजन दास ने लिखा था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर कथन पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, अगर पुस्तक पूछे तो वह चित्तरंजन दास होगा। अब बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस 1921 में चित्तरंजन दास के स्वराज पार्टी के द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था जिसका नाम था फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के संपादन का कार्य कौन करते थे? तो वह सुभाष चंद्र बोस करते थे। कब? 1921 ईस्वी में। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने अपना खुद का समाचार पत्र का प्रकाशन करना शुरू कर दिया और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? स्वराज। तो सुभाष चंद्र बोस किस समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे, यानी उनका खुद का कौन सा समाचार पत्र था? तो वह स्वराज था। जबकि इससे पहले वो स्वराज पार्टी के द्वारा फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र का भी संपादन किया करते थे, लेकिन वह जो समाचार पत्र था वह उनका खुद का नहीं था। फिर बात करते हैं कि SC बोस अर्थात सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक एवं देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि क्रमशः किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था? तो जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन अब अगर हम बात करें देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि बोस को किसने दिया था? तो वो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, अर्थात देशभक्तों का देशभक्त उपाधि से सम्मानित किया था। अब बात करते हैं कि जब यह रविंद्रनाथ टैगोर की बात हुई जिन्होंने देश नायक की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस को, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात किया गया। आइए इनके बारे में जानते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, जबकि माता का नाम शारदा देवी था। फिर बात करते हैं कि गांधी जी के द्वारा इन्हें जो उपाधियां दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो वह कौन कौन सी थी? एक गुरुदेव की, और जबकि दूसरा जो उपाधि थी वह महान प्रहरी की उपाधि थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद, जो है यानी चंपारण सत्याग्रह के समय दिया था। और जबकि गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन कौन सी उपाधियां दी थी? तो एक गुरुदेव की उपाधि और दूसरा महान प्रहरी की उपाधि दिया था। फिर बात करें कि 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया था। किसने स्थापना किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ही एक छोटे से स्कूल को शुरू किया था, जो आगे चलकर 1921 ईस्वी में वह स्कूल विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविख्यात हुआ। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। कहाँ पर किया था? तो बंगाल के शांति निकेतन में किया था, क्योंकि शांति निकेतन में ही उन्होंने 1901 में एक छोटे से स्कूल को प्रारंभ किया था, जो आगे चलकर 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविख्यात हुआ था। यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए स्थापित था, जो अभी भी है। फिर बात करते हैं कि 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किन्हें? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में। किस लिए? तो इनके गीतों की पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो गीतों की पुस्तक है। तो गीतांजलि के लिए ही साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र पूछ दिया जाता है कि किस क्षेत्र में, ठीक है, यह बोल दिया जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। लेकिन पूछेगा किस क्षेत्र में दिया गया था, तो वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तब यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इससे पहले किसी भी भारतीयों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो सर्वप्रथम इन्हें ही 1913 ईस्वी में दिया गया था। फिर बात करें कि राष्ट्रगान जो हम लोगों का जन गण मन है, तो जन गण मन का जो है रचयिता कौन थे? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अर्थात राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब बात करें कि चित्रकार के रूप में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में भी उभरे थे। लेकिन कब? तो 70 वर्ष की आयु में एक महान चित्रकार के रूप में ये उभरे थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने गीतों में प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरव गान किया था। यानी अपने गीतों के माध्यम से जो है प्राचीन भारत एवं उनकी संस्कृति का गौरव गान किया था। उसके साथ साथ इन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता कहा था। शिवाजी एवं गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा था। तो वह किसने देखा था? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था। फिर बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन भी किया है। अब बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1941 को, और कहाँ पर? तो कलकत्ता में हुई थी। तो यह तो था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अब हम लोग फिर से सुभाष चंद्र बोस को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार 1938 में और दूसरा बार जो है 1939 में। तो आइए इस संदर्भ में बात करते हैं। तो बात करते हैं कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहां पर? तो गुजरात के हरिपुरा में। कब आयोजित किया गया था? तो मार्च 1938 ईस्वी में। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह आपसे पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में आयोजित हुआ था, तो यह हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो वह गुजरात में पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो एस.सी. बोस। एस.सी. बोस जहाँ भी लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। तो जब इसके अध्यक्ष बने तो पहली बार
कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। तो कब बने थे? 1938 में। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो गांधी जी के कहने पर कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुना था, यानी इसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। तो गांधी जी के कहने पर ही कांग्रेस ने इसे अपना अध्यक्ष बनाया था, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का। बात करते हैं कि चूंकि गांधी जी के कहने पर ही इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन क्या हुआ कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके को लेकर गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस के बीच एक व्यक्तिगत मतभेद उत्पन्न हो गया था। तो आइए उस मतभेद के बारे में जानते हैं कि कैसे यह मतभेद उत्पन्न हुआ था। तो क्या हुआ कि जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने, तब इन्होंने क्या किया कि अध्यक्ष के रूप में इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। वह प्रस्ताव क्या था? तो वह प्रस्ताव में कहा गया था कि ब्रिटेन को भारत को आज़ाद करने के लिए 6 माह का समय देना चाहिए, और अगर ब्रिटेन उस 6 माह में भारत को आज़ाद नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू किया जाएगा। लेकिन गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के इस कथन से, इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद दिलाने के लिए, भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी के अहिंसा एवं सत्याग्रह तकनीकों को ये नहीं अपनाना चाहते थे। उनके उन तकनीकों में सुभाष चंद्र बोस विश्वास नहीं करते थे। तो गांधी जी के किन तकनीकों में सुभाष चंद्र बोस विश्वास नहीं करते थे? तो अहिंसा एवं सत्याग्रह। किस संदर्भ में? तो भारत को आज़ाद दिलाने के संदर्भ में। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस के बीच भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके को लेकर इन दोनों के बीच क्या हुआ कि एक खाई पैदा हो गई। किनके बीच? तो गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस के बीच। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन दोनों के बीच यह खाई और अधिक चौड़ी तब हो गई जब सुभाष चंद्र बोस ने इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में राष्ट्र नियोजन समिति का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस राष्ट्र नियोजन समिति का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। जिसका अध्यक्ष किन्हें बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो आखिर क्यों इसके गठन से जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच वो खाई जो पहले से चली थी, यानी इसी अधिवेशन में जो उत्पन्न हुई थी, वो और अधिक चौड़ी क्यों हो गई? तो इसका कारण यह था कि सुभाष चंद्र बोस ने जो इस राष्ट्र नियोजन समिति का गठन किया था, तो इसका उद्देश्य था कि औद्योगिकरण के आधार पर भारत के आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना का निर्माण करना, जो गांधी जी के चरखा नीति के विरुद्ध था, क्योंकि गांधी जी औद्योगिकरण के समर्थक नहीं थे। तो इसी वजह से यह जो राष्ट्र नियोजन समिति का गठन करना, तो वह गांधी जी के चरखा समिति का मतलब क्या था? गांधी जी के चरखा समिति के नीति के विरुद्ध था। तो अब अगर हम बात करें आगे, तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच खाई और अधिक चौड़ी हो गई थी। अब फिर बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा था, क्या लिखा था कि भारत की मुक्ति गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि यह किसने लिखा था कि गांधी जी भारत की मुक्ति गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था त्रिपुरी में, तो यह कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ी संकट थी। यानी जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस का त्रिपुरी में अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो वह कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ी संकट थी। इसी वजह से कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन को कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। तो आखिर क्यों
कांग्रेस के इस अधिवेशन को कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या हुआ कि 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद 1939 में जब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का बादल मंडरा रहा था, तब सुभाष चंद्र बोस उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष वैसे व्यक्ति को बनाना चाहते थे जो गरम दल के हों, अर्थात जो वामपंथी विचारधारा के हों। तो हम लोग यह सब पढ़ चुके हैं कि नरमपंथी दल जिसे दक्षिणपंथी भी कहा गया है, फिर गरमपंथी जिसे वामपंथी विचारधारा वाला लोग भी कहा गया। तो यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं वामपंथी चैप्टर में। तो फिर क्या था कि क्या हुआ कि 1939 ईस्वी में जब यूरोप पर द्वितीय विश्व युद्ध का बादल मंडरा रहा था, तब उस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष वैसे व्यक्ति को बनाना चाहते थे जो गरम दल के हों। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस यह सोच रहे थे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होगा तब उस समय ब्रिटेन की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, और उसी मौके पर जो गरम दल के तरफ से कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो वह भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और वही भारत को आज़ाद भी करा सकता है। तो इसी वजह से अपनी इसी सोच के कारण सुभाष चंद्र बोस 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के या तो स्वयं अध्यक्ष बनना चाहते थे या फिर अपने ही विचारधारा वाले किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के इन बातों से सहमत नहीं थे, और गांधी जी 1939 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष नरमपंथी विचारधारा वाले में से किसी एक लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए चुनाव की घोषणा की गई। लेकिन अब इससे पहले, चुनाव की घोषणा से पहले हम कांग्रेस के अध्यक्ष पद की परंपरा के बारे में बात करते हैं। तो क्या था कि जब गांधी जी कांग्रेस में प्रवेश किए थे तो तब से लेकर 1938 ईस्वी तक, यानी 1938 के कांग्रेस अधिवेशन तक गांधी जी के सलाह पर एक मत से, यानी सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाता था किसी व्यक्ति को। इसका मतलब यह हुआ कि जब गांधी जी कांग्रेस में प्रवेश किए तब से लेकर 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन तक कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होता था, बल्कि गांधी जी की सलाह पर सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी के कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद पहली बार 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव की घोषणा की गई थी, अर्थात गांधी जी के सत्ता को किसी ने चुनौती दिया था, और गांधी जी के सत्ता को चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो क्या हुआ कि इस चुनाव में, यानी 1939 के चुनाव में जो कांग्रेस का जो चुनाव हुआ अध्यक्ष पद के लिए, तो इसमें गांधी जी दक्षिणपंथी के तरफ से, नरमपंथी के तरफ से सर्वप्रथम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन क्या हुआ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना नाम वापस ले लिया। तो उनके नाम वापस लेने के बाद गांधी जी ने फिर नरमपंथी के तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार किसे घोषित किया? तो पटाभी सितार मैया को घोषित किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस गरम दल के तरफ से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे 1939 ईस्वी में। तो इसी वजह से गरम दल के तरफ से वामपंथी विचारधारा वाले दल के तरफ से अध्यक्ष पद के लिए कौन खड़े हुए? तो खुद सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1939 का यह कांग्रेस का अध्यक्ष पद का जो चुनाव था, वह एक तरफ हम कह सकते हैं कि नरम दल एवं गरम दल के बीच सीधा युद्ध था, या अर्थात दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विचारधारा
के बीच यह सीधा युद्ध था, जबकि अगर दूसरे तरफ की बात करें तो हम दूसरे रूप में इसे कह सकते हैं कि यह गांधी बनाम सुभाष युद्ध था। कौन सा? तो 1939 का कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव। तो क्या हुआ कि चुनाव हुआ तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यानी इसका परिणाम क्या निकला कि इसके चुनाव में यानी 1939 के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए जीत गए। यानी इसमें इन्होंने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? तो गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पटाभी सितार मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो जब इस अधिवेशन में यानी इस अध्यक्ष पद के लिए पटाभी सितार मैया की हार हुई थी, तब गांधी जी ने कहा था कि यह हार पटाभी सितार मैया की हार से बढ़कर यह मेरी हार है। तो यह किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। तो अभी संकट पूरा समाप्त नहीं हुआ, अभी इस संकट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जब कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो यह कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार कब बने थे? 1938 ईस्वी में बने थे। अब फिर बात करते हैं कि यह जो त्रिपुरी में जो अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो यह त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? तो जबलपुर में। और जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में, अर्थात मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह त्रिपुरी है जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। फिर बात करते हैं कि चूंकि गांधी जी एवं सुभाष चंद्र के बीच जो है यह 1938 से ही जो है व्यक्तिगत एक जो है वैचारिक मतभेद जो है उत्पन्न हो चुका था, लेकिन फिर क्या हुआ कि वह मतभेद यहाँ पर भी जो है हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस एवं दक्षिणपंथी यानी नरमपंथी का समस्त झगड़ा, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पहली बात तो जो है यह कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हो गया, तो इस कांग्रेस के अधिवेशन के बाद क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस एवं दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर आकर केंद्रित हो गया? तो यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस एवं दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा, तो सुभाष चंद्र बोस चूंकि वामपंथी दल के थे, ये गर्म दल के थे, तो गर्म दल एवं नरम दल या फिर हम कह सकते हैं कि वामपंथी एवं दक्षिणपंथी के बीच का झगड़ा, तो वही उसी संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि कांग्रेस के 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस एवं दक्षिणपंथी के का समस्त झगड़ा वह किस प्रश्न पर आकर केंद्रित हो गया था? तो वह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर आकर दोनों के बीच झगड़ा केंद्रित हो गया था। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं कि आखिर फिर से क्यों सुभाष चंद्र बोस एवं दक्षिणपंथी के बीच जो झगड़ा केंद्रित हुआ था, तो वह था किस प्रश्न पर? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर। तो आइए इसे समझते हैं। तो क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जब 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, तब वो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन मतलब कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन करना चाहते थे जिसमें नए विचारधारा वाले लोग हों। तो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि आगे आने वाले जो भी संघर्ष हैं, जो भी आंदोलन होंगे, तो उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ही करेंगे, लेकिन उस आंदोलन, उस संघर्ष का रणनीति सुभाष चंद्र बोस एवं वामपंथी विचारधारा वाले लोग तैयार करेंगे। लेकिन गांधी जी इसके लिए सहमत नहीं हुए। तो जब सहमत नहीं हुए तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दक्षिणपंथी के तरफ से गोविंद बल्लभ पंत ने, जो दक्षिणपंथी दल के नेता थे, तो गोविंद बल्लभ पंत ने इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव लेकर आया, एक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। किसने किया था? तो दक्षिणपंथी के नेता गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। उस प्रस्ताव में क्या कहा गया था? तो उस प्रस्ताव में सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के इच्छा अनुसार कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन करने के लिए कहा गया था। और उसके बाद जब इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया इस अधिवेशन में, तो भारी बहुमत के द्वारा जो है यह प्रस्ताव पारित भी हो गया था, अर्थात इसमें दक्षिणपंथी की विजय हुई थी। लेकिन जब यह प्रस्ताव पारित हुआ तब क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इस पारित प्रस्ताव को मानने से इनकार करते हुए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अपनी मर्जी का कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन करने के लिए कहा। किसने? तो गांधी जी ने। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आप मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि आप अपनी मर्जी का
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन कीजिए। लेकिन फिर क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर मैं देश के महानतम व्यक्ति का ही अगर विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता हूं तो मेरे लिए यह चुनावी जीत निरर्थक है। तो यह कहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया तब कांग्रेस के इस अधिवेशन का जो शेष कार्यकाल बच गया था तो उसके अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस के बीच जो मतभेद था, जो वैचारिक मतभेद, जो व्यक्तिगत मतभेद था, इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों एक दूसरे के कट्टर थे, बल्कि भारत को आज़ाद कराने के तरीकों को लेकर दोनों के बीच वैचारिक मतभेद था। लेकिन वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान करते थे, जबकि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस का देशभक्तों का देशभक्त कहकर उनका सम्मान किए थे। ठीक यह मतभेद उसी तरीके से था जैसे किसी मुद्दे को लेकर पिता पुत्र के बीच में जो मतभेद, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की वजह से पिता एवं पुत्र दोनों एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर था कि भले ही आज़ादी को लेकर, आज़ादी के तरीके को लेकर दोनों के बीच वैचारिक मतभेद था, व्यक्तिगत मतभेद था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे। दोनों एक दूसरे का दिल से बहुत सम्मान करते थे। अब चलिए बात करते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जो है इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अखिल भारतीय लेवल पर एक संस्था की स्थापना किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहा जाता है, जो कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने स्थापित किया था ऑल इंडिया लेवल पर। तो आइए अब बात करते हैं कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो 3 मई 1939 ईस्वी को कहाँ पर की गई थी, तो उन्नाव के मूकर नामक स्थान पर। यह उन्नाव कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के समीप एक जगह है उन्नाव, तो उन्नाव में ही एक जगह है मूकर। तो मूकर में ही सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो इसके संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। संस्थापक के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस इस संस्था के अध्यक्ष भी थे, अर्थात संस्थापक सह अध्यक्ष भी थे। फिर बात करते हैं कि इस संस्था के अन्य सदस्य कौन कौन थे। तो इस संस्था के अन्य सदस्य थे देवव्रत विश्वास, जो इसके महासचिव थे। फिर बात करते हैं कि इसके अन्य सदस्य विश्वभर दयाल त्रिपाठी थे, जो इस संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री थे। इसके साथ साथ शीलभद्र याजी एवं स्वामी सहजानंद जैसे व्यक्ति भी इसके सदस्य थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के सिर्फ इतने ही सदस्य थे, क्योंकि और भी बहुत सारे सदस्य थे। और जब हम लोग बिहार पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि बिहार से कौन कौन से इस फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय रूप से सदस्य थे। तो आइए फिलहाल बात करते हैं ये शीलभद्र याजी के बारे में। तो शीलभद्र याजी जो बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए वह सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। और आगे चलकर शीलभद्र याजी यह आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, तो उस आज़ाद हिंद फौज आंदोलन से भी जुड़े थे। तो अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और फिर आगे चलकर वो आज़ाद हिंद फौज द्वारा आंदोलन से भी जुड़े थे, तो वो व्यक्ति कौन थे जो दोनों जगह जुड़े थे, तो वो शीलभद्र याजी थे। ये कहाँ के थे, तो यह बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आइए अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना देख लिए, इसके संस्थापक देख लिए, इनके अन्य सदस्य देख लिए, लेकिन अब उद्देश्य जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो इसका उद्देश्य था कि जितनी भी साम्राज्यवादी
विरोधी शक्तियां थी, यानी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियां कहने का मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी जो भी शक्तियां थी उन सभी को एकत्रित करना और संघर्ष के लिए उसे तैयार करना। किसके संघर्ष के लिए? किसके विरुद्ध? तो साम्राज्यवादी के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार करना, अर्थात ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार करना था। तो क्या था इनका उद्देश्य? एक बार फिर से समझते हैं कि इस संस्था का उद्देश्य था कि जितनी भी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों को एकत्रित करना है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करने के लिए। फिर बात करते हैं कि इस संस्था का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? तो बंबई में आयोजित किया गया था, जहां पर 2 प्रस्ताव पारित हुआ था। कौन कौन सा? तो एक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था और दूसरा समाजवादी राज्य की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, तो इसी वजह से क्या हुआ कि 11 अगस्त 1939 ईस्वी को कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को बंबई के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इन्हें हटा दिया। तो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष पद से, तो कांग्रेस के किस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष पद से? तो बंगाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इन्हें हटा दिया गया। किन्हें? तो सुभाष चंद्र बोस को। कब? 11 अगस्त 1939 ईस्वी को। इसके साथ साथ कांग्रेस ने और क्या किया? तो इसके साथ साथ कांग्रेस ने 3 वर्ष तक कांग्रेस में किसी भी पदों के लिए सुभाष चंद्र बोस को अयोग्य घोषित कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ कि अब बात करते हैं कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन एवं जर्मनी के बीच प्रारंभ हुआ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटेन एवं जर्मनी के बीच जो युद्ध प्रारंभ हुआ उसकी जानकारी इन्हें 3 सितंबर 1939 ईस्वी को प्राप्त हुई थी और उस समय ये मद्रास में थे। तो जब इन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई ब्रिटेन एवं जर्मनी के बीच युद्ध की, तब सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था। ईश्वर प्रदत्त अवसर कहने का मतलब क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी एवं ब्रिटेन के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो इस युद्ध को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर के रूप में देखा था। इनका मानना था कि यह युद्ध जो है भारतीयों को ईश्वर ने एक अवसर के रूप में दिया है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को अपने हितों में लाभ उठाते हुए इस स्थिति का मतलब क्या था कि इसी वजह से जब यह युद्ध शुरू हुआ तो तब क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को इस स्थिति का अपने हितों में लाभ उठाने की घोषणा किया था। तो यहाँ से क्या होता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इसके फॉर्मेट को समझिए। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वह भारतीय नेता कौन थे जिन्होंने ब्रिटेन एवं जर्मनी के बीच प्रारंभ युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था जिसे भारतीयों को उस स्थिति का लाभ उठाने का मौका मिलता। तो यह किसने मतलब कि इस अवसर के रूप में देखा था? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था। क्या था कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ और इन्होंने भारतीयों में यह घोषणा भी कर दी कि इस स्थिति का अपने हितों में लाभ उठाने के लिए, तो इसी संदर्भ में जुलाई 1940 ईस्वी में यह फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने कलकत्ता में स्थित हॉलवेल स्तंभ को तोड़ दिया था। रातों रात इसे मिट्टी में मिला दिया था। यह हॉलवेल स्तंभ जो था वह भारतीयों की गुलामी का प्रतीक था, जिसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो वह कलकत्ता में किया गया था। हॉलवेल कौन थे? तो हॉलवेल थे वह बंगाल के गवर्नर थे, वो अस्थाई गवर्नर थे। जब रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर बने थे और उसके बाद जो हॉलवेल जो है दूसरे मतलब कि एक तरह से वो अस्थाई गवर्नर बने थे। कहाँ के? तो बंगाल के। तो उसी समय जो है मतलब हॉलवेल स्तंभ की स्थापना करवाई गई थी भारतीयों की गुलामी के प्रतीक के रूप में। तो क्या हुआ कि यह
फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने जुलाई 1940 में जो है कलकत्ता में स्थित इस हॉलवेल स्तंभ को तोड़ दिया और तब जाकर जो है फिर जून 1942 ईस्वी में इस फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने अवैध संगठन घोषित कर दिया। जब अवैध संगठन घोषित कर दिया और तब जाकर जो है यह फॉरवर्ड ब्लॉक बंगाल में ही एक छोटे से संस्था के रूप में सीमित होकर रह गया था। लेकिन इसके बाद जो यह जुलाई 1940 के बाद की जो कहानी है, इसे अभी हम लोग यह आज़ाद हिंद फौज में जोड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज जिसका अन्य नाम इंडियन नेशनल आर्मी भी है, तो इसे ही शॉर्ट में INA भी कहा जाता। आई से इंडियन, एन से नेशनल और ए से आर्मी। तो आज़ाद हिंद फौज को ही इंडियन नेशनल आर्मी या फिर INA भी कहा जाता है। तो इसलिए कभी प्रश्न में आपको आज़ाद हिंद फौज लिख दिया जाएगा, कभी इंडियन नेशनल आर्मी लिख दिया जाएगा और कभी शॉर्ट में INA भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी एक ही नाम है। तो आइए बात करते हैं कि इस आज़ाद हिंद फौज की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको तीन नाम को जानना जरूरी है। और वह तीन नाम कौन कौन सा है? तो तीन नाम है, एक है ज्ञानी प्रीतम सिंह जो गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में रहते थे। दूसरा जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा, यानी जापान के मेजर थे जिनका नाम था इवाइची फुजीवारा। और तीसरा कैप्टन मोहन सिंह जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैन्य अधिकारी थे। तो आज़ाद हिंद फौज के या फिर INA की कहानी को समझने के लिए सर्वप्रथम आपको इन तीन नामों को ध्यान में रखना जरूरी है। आइए अब इसके कहानी को समझते हैं, क्योंकि अगर कहानी हम समझ लेंगे एक बार तो फिर क्या होगा कि यह लंबे समय तक इससे जो भी डाटा है वह आपको याद रहेगा। तो बात करते हैं कि मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के बारे में। कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट के भारतीय सैनिक मलय में ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, यानी ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। मलय कहने का मतलब तत्कालीन मलय, और वर्तमान में उसे मलेशिया कहा जाता है। लेकिन इससे पहले भी हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को ब्रिटेन एवं जर्मनी के बीच जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जापान भी ब्रिटेन के विरुद्ध इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। और उस समय क्या था कि कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट के भारतीय सैनिक ब्रिटेन के तरफ से तत्कालीन मलय और वर्तमान मलेशिया, तो मलय में ब्रिटेन के तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे, यानी शामिल हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब दिसंबर 1941 ईस्वी में जापान ने मलय पर अभियान किया, तब क्या हुआ कि जापानी सेना के द्वारा कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट के भारतीय सैनिक पराजित हुए। और जब वो लोग पराजित हुए तब क्या हुआ कि कैप्टन मोहन सिंह एवं उनके नेतृत्व वाली भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया गया, जिसे युद्ध बंदी कहा जाता है। तो इन्हें बंदी कहाँ बनाया गया था? कैप्टन मोहन सिंह को, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैन्य अधिकारी थे, तो इन्हें तत्कालीन मलय में बंदी बनाया गया था, और जिसे वर्तमान में मलेशिया कहा जाता है। तो किसने बंदी बनाया था? जापानी सेना ने। क्योंकि क्या हुआ, दिसंबर 1941 ईस्वी में जापान ने मलय पर अभियान करते हुए उस मलय पर अधिकार कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि जब इन लोगों को बंदी बना लिया गया जापानी सेना के द्वारा, तब क्या था कि यह ज्ञानी प्रीतम सिंह जो गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में रहते थे, तो इन्होंने क्या किया कि इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। किसने? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह ने। इन्होंने क्या जिम्मेदारी ली अपने ऊपर? तो इन्होंने जिम्मेदारी ली कि आगे भविष्य में जो है ये कैप्टन मोहन सिंह एवं इनके नेतृत्व वाली जो सेना है, यह कभी भी जापान के विरुद्ध नहीं लड़ेगी, बल्कि जापान की तरफ से ही लड़ेगी और जापान का साथ देगी और ब्रिटेन के विरुद्ध रहेगी। ठीक है, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह के
इस तरह की जिम्मेदारी लेने पर क्या हुआ कि कैप्टन मोहन सिंह एवं उनके नेतृत्व वाली भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बनाने के बजाय अब क्या हुआ कि इन लोगों को जापान के मित्र का दर्जा दे दिया गया। किन्हें दिया गया? तो कैप्टन मोहन सिंह एवं उनके नेतृत्व वाली भारतीय सैनिकों को, जिन्हें बंदी बनाया गया था, तो उन्हें बंदी बनाने के बजाय अब जापान के मित्र का दर्जा दे दिया गया। तो जब दर्जा दे दिया गया तब क्या हुआ कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा ने कैप्टन मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज़ाद हिंद फौज या फिर आईएनए की गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। किसने? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा ने उन्हें प्रेरित किया था, उन्हें प्रोत्साहित किया था। किसे? तो मोहन सिंह को किया था। तो जब उसे प्रोत्साहित किया तो प्रारंभ में तो वो नहीं माने, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना करने के लिए वो नहीं माने, लेकिन बाद में वो क्या हुआ कि इसके लिए, इसकी स्थापना के लिए वो मान गए। तो इसीलिए यहाँ पर जो मतलब कि बात निकल कर आता है, जो प्रश्न निकल कर आता है वह यह है कि आईएनए अर्थात आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार किसने दिया, या फिर इसे ऐसे भी पूछा जाता है कि यह जो आईएनए था तो यह किसका मानसिक पुत्र था। मानसिक पुत्र कहने का मतलब कि यह किसके दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो आईएनए का विचार या आईएनए किसके दिमाग की उपज थी, तो यह ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा का यह दिमाग, इन दोनों के दिमाग का यह उपज था। और इन्होंने ही कैप्टन मोहन सिंह को आईएनए की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और तब क्या हुआ कि जब इन दोनों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया, फिर तब मार्च 1942 ईस्वी में जापान में कैप्टन मोहन सिंह ने इस आईएनए की प्रथम डिवीजन का इन्होंने गठन किया था। प्रथम डिवीजन कहने का मतलब यह है कि प्रथम चरण। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह जो आज़ाद हिंद फौज है इसे हम लोग दो चरण में पढ़ेंगे। एक प्रथम चरण जो कैप्टन मोहन सिंह से संबंधित है, जबकि इसका दूसरा चरण जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसका दूसरा चरण सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तो क्या हुआ कि ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा के प्रोत्साहित करने के बाद जो है कैप्टन मोहन सिंह ने मार्च 1942 ईस्वी में जापान में आईएनए की प्रथम डिवीजन का गठन कर दिया, या फिर प्रथम चरण का गठन किया गया, जिसमें लगभग 40 से 45 हजार मतलब भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न जो पूछा जाएगा, अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि आईएनए का विचार किसने दिया, या आईएनए मानसिक पुत्र किसका था, या आईएनए किसके दिमाग की उपज थी, तो अगर ऑप्शन में आपको ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा दिया गया है तब तो यह आंसर यही होगा। लेकिन मान लीजिए कि कई बार मतलब बीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर एग्जाम में 4 ऑप्शन वाला ही प्रश्न पूछा जाता है, और अगर यहाँ पर इसी तरह का प्रश्न पूछ दिया जाए कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी, तो अगर ज्ञानी प्रीतम सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा का नाम ना दिया हो तब आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। फिर क्या होता है, कई बार इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो चूंकि इसमें वर्ड क्या आ गया कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो जब वर्ड आ गया कि इसकी स्थापना किसने किया था तो आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। अब हम बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर मान लीजिए कि यही प्रश्न पूछा जाता है कि आईएनए का विचार किसने दिया था, ठीक है, तो उसका आंसर होगा ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं जापानी मेजर ये इवाइची फुजीवारा होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर नाम नहीं दिया गया है और कैप्टन मोहन सिंह नाम दिया गया है तब आपका आंसर कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन में ज्ञानी प्रीतम सिंह और ये जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा दिया गया है तब आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इतना इसलिए आपको समझाया जा रहा है क्योंकि प्रश्न
जो होता है कई शब्दों के रूप में पूछा जाता है, और आप सब कुछ जानते हुए भी वहाँ गलत ना कीजिए। इसी वजह से आपको प्रश्न के फॉर्मेट को समझाया जाता है ताकि अब आप एग्जाम में गलती ना कीजिए। अब बात करते हैं कि जब कैप्टन मोहन सिंह ने जापान में आईएनए की प्रथम डिवीज़न का गठन किया, अर्थात आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो इसमें किसे भर्ती किया गया था, किन लोगों को मिलाकर इसका गठन किया गया था? तो क्या है नाम? आज़ाद हिंद फौज, अर्थात फौज को, सेना को इसमें शामिल किया गया था। किन सेना को? तो हिंद फौज, अर्थात भारतीय सैनिकों को इसमें शामिल किया गया था। तो कैसे भारतीय सैनिकों को? क्या सभी भारतीय सैनिकों को? जी नहीं, उन भारतीय सैनिकों को इसमें शामिल किया गया था जो मतलब कि जिसे तत्कालीन मलय एवं सिंगापुर में जापानी सेना के द्वारा ब्रिटिश सेना में कार्य कर रहे भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। कहने का मतलब यह हुआ कि उस समय क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या था कि ब्रिटिश सेना के तरफ से जो है, यानी ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सेना लड़ रहे थे, और उसी दौरान क्या हुआ कि जापान तत्कालीन मलय, वर्तमान मलेशिया एवं मतलब दिसंबर 1941 में मलय पर कब्जा कर लिया था, और फिर फरवरी 1942 ईस्वी में उसने सिंगापुर पर भी अधिकार कर लिया था। तो इसी मलय एवं सिंगापुर अभियान के द्वारा जो भी ब्रिटिश सेना में कार्य करने वाले भारतीय सैनिक जिसे जापानी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था, तो उन्हीं भारतीय सेनाओं को मिलाकर, उन्हीं भारतीय सेनाओं के द्वारा जो है कैप्टन मोहन सिंह ने इस आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कौन शामिल थे? तो तत्कालीन मलय एवं सिंगापुर में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को जापानी सेना द्वारा जो गिरफ्तार किया गया था, युद्धबंदी बनाया गया था, उसे ही इसमें शामिल किया गया था। वैसे ही भारतीय सैनिकों को शामिल करके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। जब इसका गठन किया गया तो इसमें लगभग 40 से 45 हज़ार वह भारतीय सैनिक शामिल हुए थे। फिर बात करते हैं कि जब इस आईएनए का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो कैप्टन मोहन सिंह ही हुए। या फिर इसके प्रथम सेनापति कौन हुए, यानी आज़ाद हिंद फौज या आईएनए के प्रथम सेनापति कौन हुए? तो वो कैप्टन मोहन सिंह ही हुए। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि आईएनए के प्रथम सेनापति कौन थे, या आईएनए के प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन थे, या आईएनए के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें क्या होगा, ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ही दे दिया जाएगा, और दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा कैप्टन मोहन सिंह, या सिर्फ मोहन सिंह लिख दिया जाएगा। तो उसका आंसर सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा बल्कि मोहन सिंह होगा। तो इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना है कि आईएनए के प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह थे। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इस फौज का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद कराना। तो उद्देश्य इसका समझ गए। अब बात करते हैं कि इसी समय क्या हुआ कि 1942 ईस्वी में तत्कालीन मलय में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक एक संस्था की स्थापना किया था। ये रास बिहारी बोस कौन थे? तो ये रास बिहारी बोस वही बोस थे जिसने दिल्ली बम कांड के बाद जो है वह भारत से भागकर जापान में आकर बस गए थे। दिल्ली बम कांड के दौरान जो है हम लोग रास बिहारी बोस के बारे में भी पढ़े थे। तो उनके मुकदमा से बचने के लिए जो है रास बिहारी बोस भारत से भागकर या जापान आकर बस गए थे। तो रास बिहारी बोस 1942 में तत्कालीन मलय में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था और खुद इनके अध्यक्ष भी थे। फिर क्या हुआ कि 23 जून 1942 ईस्वी को अलग अलग देशों के 100 भारतीय प्रतिनिधित्व को बुलाया गया। ठीक है, तो 100 भारतीय प्रतिनिधि को बुलाया गया किस सम्मेलन में? तो बैंकॉक सम्मेलन में। तो इस बैंकॉक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 23 जनवरी 1942 को बैंकॉक में किया गया था। और इसमें कौन शामिल हुए थे? तो अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीय, जिसमें से 100 भारतीय प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। फिर बात करते हैं कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.बी. बोस। आर.बी. बोस जहां भी लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब हुआ कि रास बिहारी बोस। तो इस सम्मेलन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस ही बने थे। इस सम्मेलन में क्या हुआ
कि काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो जब इस सम्मेलन में ही काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने, तो रास बिहारी बोस बने। तो अब बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किस लिए किया गया था। तो इनका उद्देश्य था कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं यह इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज के बीच जो है समन्वय स्थापित करना। इसी वजह से जो है काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। फिर बात करते हैं कि इस मतलब कि यह जो समिति था काउंसिल ऑफ एक्शन, तो इसके नागरिक सदस्य कौन थे, तो नागरिक सदस्य केपी मेनन एवं नेधाम राघवन थे। जबकि इस समिति के सैनिक सदस्य कौन कौन थे, तो सैनिक सदस्य मोहन सिंह यानी कैप्टन मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गील थे। फिर बात करते हैं कि इसके बाद ही जो है यानी 1 सितंबर 1942 ईस्वी को आईएनए की औपचारिक घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मार्च 1942 ईस्वी में जापान में कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए की प्रथम डिवीज़न का गठन किया था, तो लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा यहाँ पर नहीं की गई थी। तो इसकी औपचारिक घोषणा आईएनए की कब की गई थी, तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को की गई थी, अर्थात बैंकॉक सम्मेलन के बाद की गई थी। ठीक है, तो औपचारिक घोषणा का मतलब यह हुआ कि विधिवत रूप से इसकी स्थापना आईएनए अर्थात आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी, इनके प्रथम डिवीज़न का गठन कब किया गया था विधिवत रूप से, तो वह 1 सितंबर 1942 ईस्वी को किया गया था। तो जब 1 सितंबर 1942 ईस्वी को आईएनए की औपचारिक रूप से घोषणा की गई, तब क्या हुआ कि जापान अब भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचना शुरू कर दिया था। किनके मदद से, तो आईएनए के मदद से। लेकिन क्या हुआ कि दिसंबर 1942 ईस्वी तक आते आते मोहन सिंह एवं जापानी अधिकारी के बीच तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया। तो तीव्र मतभेद किस मुद्दे को लेकर उत्पन्न हुआ, तो वह आईएनए की भूमिका के प्रश्न को लेकर ये मोहन सिंह एवं जापानी अधिकारी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। तो क्या था वह आईएनए की भूमिका के प्रश्न पर, क्या भूमिका था, तो आइए उसे समझते हैं। जापानी अधिकारी का मानना था कि जब हम भारत पर आक्रमण करेंगे तो उस सेना में आईएनए के सिर्फ 2000 सैनिकों को शामिल किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे जापानी अधिकारी की मंशा थी कि आईएनए को प्रतीकात्मक रखना जो है, यानी सिर्फ उसे सिंबल रूप में रखना, उसे श्रेय नहीं देना था। यह जापानी अधिकारियों की मंशा थी कि जब हम भारत पर आक्रमण करेंगे ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए, तब उस सेना में आईएनए के सिर्फ 2000 सैनिकों को ही, 2000 भारतीय सैनिकों को ही शामिल किया जाएगा। लेकिन क्या था कि कैप्टन मोहन सिंह का यह कहना था कि 2000 सैनिकों के जगह आईएनए के 2 लाख सैनिकों को गठित करने की इन्होंने व्यवस्था की थी। यानी मोहन सिंह का यह मानना था कि जब जापान भारत पर आक्रमण करे तो उस सेना में आईएनए के 2 लाख भारतीय सैनिक शामिल हो। तो इसी बात पर क्या हुआ, इसी मुद्दे को लेकर क्या हुआ कि यह मोहन सिंह एवं जापानी अधिकारी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। और जब मतभेद हुआ तो दिसंबर 1942 ईस्वी में ही कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, क्योंकि इसकी स्थापना खुद इन्होंने ही किया था, तो इसके विघटन की घोषणा कर दी। लेकिन जब इन्होंने इसके विघटन की घोषणा की, तब क्या हुआ कि रास बिहारी बोस जो काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने क्या किया कि कैप्टन मोहन सिंह को इनके पद से हटा दिया। किसने हटा दिया, तो बर्खास्त कर दिया। किसने कर दिया, तो रास बिहारी बोस ने कर दिया। और तब क्या हुआ कि आगे चलकर कैप्टन मोहन सिंह को जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब कैप्टन मोहन सिंह द्वारा जो है, ये जापानी सेना द्वारा मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, तब क्या हुआ कि यह जो आईएनए का जो प्रथम चरण था, यह अपने आप ही समाप्त हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि रास बिहारी बोस ने इस आईएनए के पुनर्गठन करने के लिए
पुनर्गठन करने और इसका नेतृत्व करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया था। किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। और उसी वजह से जो है फिर आईएनए का दूसरा चरण शुरू होगा जो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से आईएनए का जो है पहली बार गठन किसने किया था? तो वो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। अब आइए बात करते हैं आईएनए के दूसरे चरण के बारे में। तो क्या था कि कहानी हम लोग यहाँ पर स्टॉप किए थे। जुलाई 1940 ईस्वी में, यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि दूसरा चरण क्लियर हो जाए। जब जुलाई 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों के द्वारा कलकत्ता में स्थित हॉलवेल स्तंभ को तोड़ दिया गया था, तब क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने जुलाई 1940 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके कलकत्ता के जेल में कैद कर दिया। लेकिन फिर क्या था, जब उन्हें कलकत्ता के जेल में गिरफ्तार किया गया तब सुभाष चंद्र बोस ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। जब सुभाष चंद्र बोस ने भूख हड़ताल शुरू किया तब अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि 5 दिसंबर 1940 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को इनके कलकत्ता स्थित घर में ही इन्हें नज़रबंद कर दिया। उड़ीसा में के कटक में इनका जन्म हुआ, लेकिन कलकत्ता में ही भी इनका घर था। तो जब इनके भूख हड़ताल पर क्या हुआ कि 5 दिसंबर 1940 ईस्वी को कलकत्ता के जेल से निकालकर अंग्रेजी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता स्थित घर में ही नज़रबंद कर दिया। तो यह जो इनका कलकत्ता स्थित घर था वह एल्गिन रोड के समीप था। तो जब इन्हें इनके ही घर में नज़रबंद कर दिया तो यहीं से सुभाष चंद्र बोस की अगली कहानी शुरू होती है। तो आइए इनकी अगली कहानी के बारे में हम लोग तैयार हो जाते हैं। क्या था कि जब इन्हें 5 दिसंबर 1940 ईस्वी को नज़रबंद कर दिया तब सुभाष चंद्र बोस ने 18 जनवरी 1941 ईस्वी को एक मुस्लिम पठान का रूप इन्होंने धारण कर लिया और नाम क्या रख लिया? तो नाम रख लिया जियाउद्दीन। तो जियाउद्दीन मुस्लिम पठान जियाउद्दीन का वेश धारण करके 18 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देते हुए यह अपने घर से फरार हो गए। जब फरार हुए तो सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस कार द्वारा कलकत्ता से कहाँ पहुँचे? तो वर्तमान झारखंड राज्य के धनबाद जिला में स्थित गोमो रेलवे स्टेशन पहुँचे। तो सर्वप्रथम कार द्वारा ये कहाँ पहुँचे थे? जियाउद्दीन वेश धारण करके तो गोमो रेलवे स्टेशन पहुँचे थे। तो गोमो, जिसे गोमोह भी बोला जाता है, यानी हो लगा दिया जाता है, गोमो या गोमोह भी बोला जाता है। यह गोमो रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो वर्तमान झारखंड राज्य में धनबाद जिला में यह गोमो रेलवे स्टेशन स्थित है। तो कार द्वारा सर्वप्रथम घर से भागने के बाद यह गोमो रेलवे स्टेशन ही पहुंचे। जब गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचे तब सुभाष चंद्र बोस इसी गोमो रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल रेल के द्वारा, यानी ट्रेन का नाम था फ्रंटियर मेल, ठीक है, फ्रंटियर मेल, या उस समय हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस भी बोला जाता था। उस ट्रेन का पूरा नाम था 63 अप यानी 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस, जिसे फ्रंटियर मेल भी कहा जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस इसी गोमो रेलवे स्टेशन से इस फ्रंटियर मेल ट्रेन के द्वारा पेशावर पहुंचे। और पेशावर के बाद फिर क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भगत राम तलवार। भगत राम तलवार के मदद से पेशावर से यह काबुल पहुंचे। तो जब काबुल पहुंचे तो काबुल में ही सुभाष चंद्र बोस ने ऑरलैंडो मैजोंटा नामक एक इटालियन जाली पासपोर्ट बनवाया, ठीक है, और इसी जाली पासपोर्ट के मदद से हवाई जहाज के द्वारा उस समय सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को पहुंचे। कब? मार्च 1941 ईस्वी में। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस मार्च 1941 में भारत से भागने में कामयाब हुए। तो जब ये कामयाब हुए तो आगे की कहानी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ करंट के मुद्दे को बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। तो आइए बात करते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस घर से फरार होने के बाद सबसे पहले कार द्वारा यह गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि भारत आज़ाद होने के बाद 2009 ईस्वी में
इस रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन रखा। तो किसका नाम? तो इसी गोमो रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। कब? 2009 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि इस ट्रेन की बात करते हैं, फ्रंटियर मेल की बात करते हैं, जिसका उस समय दूसरा नाम हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस भी था। भारत आज़ाद के बाद जो है इसका अन्य नाम हावड़ा कालका मेल रखा गया था। क्या नाम रखा गया था इसी ट्रेन का नाम? हावड़ा कालका मेल। लेकिन क्या हुआ कि वर्तमान की बीजेपी सरकार अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर 23 जनवरी 2021 को इसी हावड़ा कालका मेल का नाम आधिकारिक रूप से क्या रखने की घोषणा की? तो नेताजी एक्सप्रेस। यानी अब इसी ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया, यानी इसका आधिकारिक नाम क्या हो गया? तो नेताजी एक्सप्रेस। और 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर ही 23 जनवरी 2021 को प्रत्येक साल 23 जनवरी को इनके जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो यानी अब क्या है कि 23 जनवरी को अब कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किस लिए? तो चूंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो वह इनके 125वीं वर्षगांठ, इनके 125वीं जयंती के अवसर पर ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इसकी घोषणा किया था कि इस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया, और जबकि इनकी जयंती जो है वह पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तो यह तो था करंट का मुद्दा। अब बात करते हैं कि जब यह मार्च 1941 ईस्वी में मास्को पहुँचे, उस समय सोवियत संघ था तो उसकी राजधानी थी मास्को। तो वहाँ क्या हुआ कि रूस से इन्होंने मदद मांगा कि भारत से ब्रिटिश शासन को भगाने के लिए, यानी उसे दूर करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में रूस भी उस ब्रिटेन के तरफ से शामिल हो गए, तब क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस मास्को से चलकर 3 अप्रैल 1941 ईस्वी को कहाँ पहुँचे? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुँचे, जहाँ इनका स्वागत जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के निकट सहयोगी रिबेनट्रॉप ने जय हिंद के द्वारा इनका स्वागत किया था। यानी जय हिंद अभिवादन के द्वारा इनका स्वागत किया था। किसने स्वागत किया था? तो रिबेनट्रॉप। रिबेनट्रॉप कौन थे? तो वो जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के सहयोगी थे। तो अब बात करते हैं कि जब यह जर्मनी के बर्लिन पहुंचे तो यहीं पर क्या हुआ कि इन्हें सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दिया था? तो जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने दिया था। तो नेता की उपाधि इन्हें किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। फिर बात करें कि अब जर्मनी में ही बात हो रही है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में 1941 में द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया था, जबकि जर्मनी में ही इन्होंने 1942 में द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना किया था। तो आइए यह दोनों संस्था कौन कौन सी थी इसके बारे में बात करते हैं। 1941 में जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर की जो स्थापना की गई थी, इसके माध्यम से सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए पर्चे छपवाते थे और उसके साथ साथ वहाँ से वो भाषण भी देते थे। एक तरह का यह रेडियो सेंटर था। अब बात करते हैं कि 1942 में द फ्री इंडियन लीजन की इन्होंने स्थापना किया था। तो यह एक सैनिक संगठन था। यह कौन सा संगठन था? तो सैनिक संगठन था। तो इसके बारे में बात करते हैं। क्या था कि ये उत्तरी अफ्रीका के रोमेल में जो भी जापानी सेना के द्वारा भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया गया था, तो उसी बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल एकत्रित करके इस द फ्री इंडियन लीजन नामक एक सैनिक दल का गठन किया गया था। कब? तो 1942 ईस्वी में। कहाँ पर? जर्मनी में। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब आइए बात करते हैं कि रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस फिर जर्मनी से चलकर फरवरी
1943 ईस्वी में जापान पहुंचे और जापान से जो है मतलब उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने के लिए इन्होंने सहायता मांगी थी। तो अब बात करते हैं कि जब फरवरी 1943 ईस्वी में ये जापान पहुंचे तो वहाँ से फिर 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे। जब यह सिंगापुर पहुंचे तो वहाँ पर रास बिहारी बोस ने इनका सक्रिय रूप से सहयोग किया था। तो फिर क्या हुआ कि जब यह 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे तो उसके 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के लिए ही रास बिहारी बोस ने क्या हुआ कि यह जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष थे, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्ष पद से रास बिहारी बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे दिया किनके लिए? तो सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो क्या हुआ कि 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के साथ साथ इसी दिन सुभाष चंद्र बोस आईएनए का अर्थात आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन भी किया, अर्थात इनका नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। किसने सौंपा? तो रास बिहारी बोस ने सौंपा। रास बिहारी बोस ने ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष किसे बनाया? सुभाष चंद्र बोस को बनाया। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1943 ईस्वी में, ठीक है, यह देखिए ईस्वी 1943 ईस्वी में आईएनए का पुनर्गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। या फिर प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि 1943 में इस आईएनए का गठन कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। यह जगह आपको याद रखना है कि सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। और सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष भी बने थे। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आईएनए के पुनर्गठन करने में सुभाष चंद्र बोस का सक्रिय रूप से किसने सहयोग किया था? तो सक्रिय रूप से सहयोग किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। तो इस वजह से आपको यह जो आईएनए का जो 2 चरण है यह आपको दिखा होगा कि आईएनए के प्रथम चरण की स्थापना जो है वह जापान में मार्च 1942 में, लेकिन औपचारिक रूप से 1 सितंबर 1942 को की गई थी। लेकिन आईएनए के दूसरे चरण की बात करें जिससे सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, तो इन्होंने आईएनए का जो है गठन 1943 में कहाँ किया था? तो वह सिंगापुर में किया था। किसके मदद से? तो वह रास बिहारी बोस के मदद से किया था। तो इसी वजह से आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है कि आईएनए के प्रथम सेनापति कौन थे, तो वह सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, बल्कि कौन थे? तो वह कैप्टन मोहन सिंह थे। अब बात करते हैं कि जब यह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने और आईएनए का जो है इन्होंने नेतृत्व शुरू किया, इसके सेनापति बने, दूसरे सेनापति बने, तब क्या हुआ कि 4 जुलाई के बाद अगले दिन अर्थात 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में टाउन हॉल के सामने सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए इन्होंने 2 नारा दिया था। कौन कौन सा? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही सैनिकों को संबोधित करते हुए कौन सा 2 नारा दिया था? एक दिल्ली चलो का नारा दिया था और दूसरा जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद जो आज़ाद हिंद फौज में अभिवादन का एक ढंग था, यानी अभिवादन करने का तरीका था जय हिंद। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली चलो एवं जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था? तो सिंगापुर में दिया था 1943 ईस्वी में, 5 जुलाई 1943 ईस्वी को दिया था। फिर बात करते हैं कि इसी समय जो है भारत को आज़ादी दिलाने के संदर्भ में सैनिकों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह कथन भी किसने कहा था? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब बात करते हैं यह जो आईएनए था, तो आईएनए का ध्येय वाक्य क्या था? ठीक है, सबसे पहली बात ध्येय का मतलब समझते हैं। ध्येय वाक्य का मतलब क्या होता है कि किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का संक्षेप में उसका लक्ष्य जान जाना, उसका मोटो का पता करना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी संस्था का मोटो क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वह क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो उसका लक्ष्य जो है वह उनके ध्येय वाक्य के द्वारा ही पता किया जाता है। तो इसी वजह से आईएनए का ध्येय वाक्य क्या था या फिर आईएनए का आधार क्या था? तो वह था इत्तेफाक, एतमाद एवं
कुर्बानी। इत्तेफाक, एतमाद, ये एतमाद और कुर्बानी वह आईएनए का ध्येय वाक्य था जो एक उर्दू वर्ड था। तो आइए इसे हिंदी में समझते हैं। तो इत्तेफाक का मतलब क्या होता है? एकता। एतमाद का मतलब क्या होता है? एतमाद का मतलब होता है विश्वास, निष्ठा। जबकि कुर्बानी का मतलब क्या होता है? त्याग। तो हो सकता है कि कभी कभी आपको इस वर्ड में ना लिख के बल्कि हिंदी वर्ड में एग्जाम में दे दिया जाएगा कि पूछ लिया जाएगा कि आईएनए का ध्येय वाक्य या आईएनए का जो है बेसिक आधार क्या था। तो वह इत्तेफाक, एतमाद और कुर्बानी था, या फिर हम कह सकते हैं कि एकता, निष्ठा और त्याग था। अब बात करते हैं कि आईएनए ने क्या, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के कई ब्रिगेड या कई रेजिमेंट की इन्होंने स्थापना किया था अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर। तो आइए वो अलग अलग ब्रिगेड के बारे में जानते हैं, अलग अलग रेजिमेंट के बारे में जानते हैं। तो वो था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, मौलाना आज़ाद ब्रिगेड, एवं इन्होंने अपने भी नाम पर एक ब्रिगेड रखा था जिसका नाम था सुभाष ब्रिगेड। और इस सुभाष ब्रिगेड के कमांडर कौन थे, अर्थात सेनापति कौन थे? तो शाहनवाज खां थे। जबकि इसके साथ साथ इन्होंने महिला टुकड़ी के लिए, महिला दल के लिए भी जो है इन्होंने एक महिला ब्रिगेड की स्थापना किया था, और उस महिला ब्रिगेड का नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा था, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और इस रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के कमांडर या ये सेनापति कौन थे? तो लक्ष्मी सहगल थी। तो कौन थी इसके जो है मतलब सेनापति? तो लक्ष्मी सहगल थी। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगर आपसे उसका कमांडर या सेनापति पूछ दे तो लक्ष्मी सहगल होगा। और इसके अलावा इन सभी नामों को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार की स्थापना किया था। स्वतंत्र भारत की अस्थायी को ही अंतरिम या अनंतिम भी कहा जाता है। वर्ड को समझिए कि अस्थायी को ही अंतरिम या फिर उसे ही अनंतिम भी कहा जाता है। तो स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन, जिसे आज़ाद हिंद सरकार कहा गया है, तो इसकी स्थापना कब, कहाँ और किसने किया था? तो इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आज़ाद हिंद सरकार था, जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार थी, तो इसका ही एक अन्य नाम है अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद। तो कई बार क्या होता है, आपको आज़ाद हिंद सरकार नहीं देके पूछ लिया जाएगा कि अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब, कहाँ और किसने किया था। अब बात करते हैं कि जब सिंगापुर में इस अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी, तब इस अस्थायी सरकार के अर्थात आज़ाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सेनाध्यक्ष कौन बने थे? तो यह तीनों पद सुभाष चंद्र बोस के पास ही था। अर्थात इस सरकार के राष्ट्रपति भी बोस ही बने थे, प्रधानमंत्री भी बोस ही बने थे, जबकि सेनाध्यक्ष भी बोस ही बने थे। जबकि इस सरकार के वित्त विभाग की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो AC चटर्जी को। प्रचार विभाग की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी इस सरकार के द्वारा? तो SA अय्यर को। जबकि इस सरकार के तरफ से महिला संगठन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई थी। जब 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार अर्थात स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किया, तब सुभाष चंद्र बोस एवं उनके सहयोगियों ने अपने अपने पद का शपथ लिया, और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। फिर बात करते हैं कि उस आज़ाद हिंद सरकार को धुरी राष्ट्रों ने मान्यता प्रदान की थी। वह जो अस्थायी सरकार था जिसे आज़ाद हिंद सरकार कहा गया है, तो उसे किसने मान्यता प्रदान की थी? धुरी राष्ट्रों ने। वो धुरी राष्ट्र कौन कौन थे जिसने मान्यता प्रदान की थी? तो जापान, जर्मनी, इटली, कोरिया, आयरलैंड एवं फिलीपींस ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। तो जब मान्यता प्रदान किया गया, इसमें से एक जापान भी था, तो फिर क्या हुआ कि जापान के कब्जे में 2 भारतीय द्वीप था। कौन कौन सा? तो एक अंडमान और दूसरा निकोबार।
तो जापान ने क्या किया कि 6 नवंबर 1943 ईस्वी को उस 2 भारतीय द्वीप को आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया। कब? तो 6 नवंबर 1943 ईस्वी को। तो जब जापान ने उस 2 भारतीय द्वीप को आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया जो पहले जापान के कब्जे में था, तो उसके बाद क्या हुआ कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर तब सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को झंडा फहराया। इसका मतलब क्या हुआ? झंडा फहराया का मतलब क्या हुआ? तिरंगा फहराया का मतलब यह हुआ कि 30 नवंबर 1943 ईस्वी को फाइनली आज़ाद हिंद सरकार का यह जो 2 भारतीय द्वीप था अंडमान एवं निकोबार, तो इस पर इन सरकार का यानी आज़ाद हिंद सरकार का अधिकार हो गया था। लेकिन जापान ने कब सौंप दिया? तो 6 नवंबर 1943 को ही सौंप दिया था। तो इस दिन आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पर झंडा फहराया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और झंडा फहराने के बाद जो है इन 2 द्वीपों में जो है ये आज़ाद हिंद सरकार की यहाँ पर भी जो स्थापना की गई थी, तो यहाँ का मुख्य आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो मुख्य आयुक्त कर्नल लोगानाथन को नियुक्त किया गया था। कहाँ पर? तो यह अंडमान एवं निकोबार में, क्योंकि यहाँ पर भी अब आज़ाद हिंद सरकार का जो है मतलब कि कब्जा हो गया था, उसकी स्थापना हो गई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर मुख्य आयुक्त कर्नल लोगानाथन को नियुक्त किया गया था। फिर क्या था? नियुक्त करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इन दोनों द्वीपों का नाम, अंडमान का नाम बदलकर क्या रखा? शहीद द्वीप, जबकि निकोबार का नाम बदलकर क्या रखा? तो स्वराज द्वीप रखा। इन नामों को याद भी रखना है और आपको यह भी जानना है कि इस नाम को जो है परिवर्तित किसने किया था, यानी ये अंडमान द्वीप का नाम बदलकर यह शहीद द्वीप किसने रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। और फिर निकोबार द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप किसने रखा? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि INA अर्थात आज़ाद हिंद फौज का जो है प्रधान कार्यालय जो पहले सिंगापुर में था, लेकिन अब प्रधान कार्यालय जो है वहाँ से हटाकर कहाँ स्थापित किया गया? तो वह रंगून में किया गया। कब? तो जनवरी 1944 ईस्वी में। तो इसी वजह से यहाँ से एक प्रश्न जो कि आपको पूछा जाएगा कि INA का या फिर आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थापित कहाँ पर किया गया था, तो उसमें ऑप्शन आपको सिंगापुर भी दिया जाएगा और रंगून भी दिया जाएगा, लेकिन सिंगापुर नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन जो है रंगून लगाना है, क्योंकि फाइनली जो है इसका प्रधान कार्यालय रंगून में स्थापित किया गया था। अब फिर बात करते हैं कि उसके बाद जो है INA के सैनिक रंगून से आगे बढ़कर अराकन पहुंचे और फिर अराकन से आगे बढ़कर जो है 14 अप्रैल 1944 ईस्वी को INA की कुछ टुकड़ियां मणिपुर के मोरांग स्थल पहुंचे। ठीक है, कहां पर? मणिपुर के मोरांग। तो यहां पर ही INA के जो कुछ सैन्य टुकड़ी आए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि इस स्थल पर भारतीय तिरंगा फहराया था। कब? तो 14 अप्रैल 1944 ईस्वी को। फिर क्या हुआ कि उसके बाद ये लोग यानी INA की सेनाएं जो थी, तो मई 1944 में मोरांग से चलकर नागालैंड का कोहिमा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तो नागालैंड के कोहिमा पहुंची। फिर बात करते हैं कि जब INA सैनिक नागालैंड के कोहिमा पहुंचे, तब क्या हुआ कि 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को संबोधित करते हुए पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? तो 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। कहाँ से दिया था? तो रंगून रेडियो स्टेशन से, यानी गांधी जी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता कहा था। और क्या कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा और INA की जीत का आशीर्वाद मांगा था, शुभकामनाएं मांगी थी। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से मांगा था, रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को संबोधित करते हुए। फिर बात करते हैं कि लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ
तो उसमें क्या हुआ कि जापान की हार हुई। जब जापान की हार हुई तो जापान की हार के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज की भी हार हुई, आज़ाद हिंद सरकार की भी हार हुई थी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 13 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने का जो पूरा डेट है वह है 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। लेकिन क्या था कि वो तो अब औपचारिक रह गया था कि 2 सितंबर का दिनांक जो था, लेकिन उससे पहले ही पता चल गया था कि जापान की हार हो चुकी थी। ठीक है, तो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस 13 अगस्त 1945 ईस्वी को यह कहाँ पहुँचे, तो सिंगापुर पहुँचे। रंगून से यह सिंगापुर गए और फिर वहाँ से 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जापान की राजधानी टोक्यो जाने के लिए फार्मोसा हवाई अड्डे से विमान से रवाना हुए। लेकिन जैसे ही विमान रवाना हुई तो विमान क्या हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ही हुई थी। लेकिन क्या है कि जब यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो उसके बाद इनका कोई पता नहीं चल पाया था और यह आज तक भी जो है यह रहस्य ही बनकर रह गया। तो इसी वजह से इनकी मृत्यु का दिनांक 18 अगस्त 1945 को ही माना गया है। अब बात करते हैं कि जब इधर जापान की हार हुई तब क्या हुआ कि यह जो और उसके बाद जो है इधर फिर सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। किस पर, तो आईएनए के अर्थात आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों पर। कब, यानी इन लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा कब चलाया था, तो 5 से 11 नवंबर 1945 ईस्वी को। या फिर ऐसे भी मैचिंग करने वाला प्रश्न दिया जाता है और उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आईएनए मुकदमा, या इसे ही संक्षिप्त में लाल किला मुकदमा या फिर दिल्ली मुकदमा भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसी का 3 अलग अलग नाम है, आईएनए मुकदमा, लाल किला मुकदमा या फिर दिल्ली मुकदमा। तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आईएनए मुकदमा कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो नवंबर 1945, पूरा डेट आपको याद रखना है। तो 5 से 11 नवंबर 1945 को आईएनए के सैनिकों एवं अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला था। किसने चलाया था, तो ब्रिटिश सरकार ने चलाया था। तो इसी मुकदमा के दौरान क्या हुआ कि आईएनए के 3 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और वह 3 अभियुक्त कौन कौन थे जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो प्रेम सहगल, शाहनवाज खां और तीसरा व्यक्ति थे गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। तो प्रेम सहगल जो कि एक हिंदू थे, शाहनवाज खां जो एक मुस्लिम थे और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो जो कि एक सिख थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू, मुस्लिम एवं सिख का मिश्रण था जिन 3 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और फिर इन्हीं अभियुक्तों में से, यानी आईएनए के इन्हीं अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को 7 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। उनका नाम क्या था, तो राशिद अली। तो इस तरह से आपको अलग अलग याद रखना है कि किन 3 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और किन एक अभियुक्त को 7 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो बात करते हैं कि जब इन लोगों को यह सज़ा सुनाई गई तब कांग्रेस ने क्या किया कि इन लोगों के बचाव के लिए, अर्थात आईएनए के जो अभियुक्त थे, तो इनके बचाव के लिए एक बचाव समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में, तो भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में। यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है। तो कांग्रेस ने क्या किया कि आईएनए के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक बचाव समिति का गठन किया भूला भाई देसाई के नेतृत्व में। और इनके नेतृत्व में ही जो है जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू एवं कैलाश नाथ काटजू प्रमुख वकील थे। तो उस बचाव समिति में यही सब वकील थे और अध्यक्ष उसके कौन थे, तो वो भूला भाई देसाई थे। तो अब देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न कैसे पूछा जाता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि आईएनए मुकदमे की पैरवी करने वाले वकील कौन थे, यानी यह जो आईएनए मुकदमा चला था तो इन अभियुक्तों के तरफ से पैरवी करने वाले वकील कौन कौन थे। ठीक है,
तो वकील थे इसमें भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू एवं कैलाश नाथ काटजू। लेकिन इन वकीलों की अध्यक्षता किसने किया था? तो भूला भाई देसाई, जो खुद भी वकील थे। तो लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू का इन्होंने अध्यक्षता किया था। इसी के अध्यक्षता में ये वकील शामिल हुए थे इनके पैरवी में जो है। तो यहाँ से देखिए दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि एक तो पूछ लिया जाएगा कि आईएनए मुकदमे की पैरवी करने वाले वकील के अध्यक्ष कौन थे या वकीलों की अध्यक्षता किसने किया था। तो अब देखिए वहां पर ऑप्शन में आपको क्या किया जाएगा, भूला भाई देसाई, और इन वकीलों में भी जो है आपको 3 अन्य वकील का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या पूछा कि आईएनए मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों की अध्यक्षता किसने किया था। जब अध्यक्षता पूछ दे तो भले ही इनमें से सारे नाम हो, लेकिन आंसर आपका भूला भाई देसाई होगा, क्योंकि आपको अध्यक्ष पूछा गया है। अब दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा कि आईएनए मुकदमे की पैरवी करने वाले वकील कौन थे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन वाले में से तो किसी एक का नाम दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या है कि नाम को वहाँ ऑप्शन में ध्यान से देखना कि कहीं अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग वकील का नाम तो नहीं दे दिया गया है। तो अगर अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग वकील का नाम दिया गया है तो उस संदर्भ में आपका ऑप्शन ई होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला सुनाया फांसी की सज़ा एवं इन्हें 7 वर्ष की कारावास की सज़ा, तो पूरे भारत में जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया है, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थे। कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग एवं अन्य राजनीतिक संगठन भी शामिल हुए थे ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए। तो उसी संदर्भ में जो है ब्रिटिश सरकार के यह फैसला के विरुद्ध जो है भारतीयों ने एक कथन कहा था कि आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, नहीं तो लाल किले को तोड़ दो। तो यह कथन कब कहा गया था? तो यही जब इन पर मुकदमा चलाया गया था, तो उसी संदर्भ में भारतीयों ने यह कथन कहा था। तो जब पूरे भारत में जो है विरोध शुरू हो गया, तब उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे। भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। तो उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन्हें जो फांसी की सज़ा दी गई थी इन तीनों को, तो इनके फांसी की सज़ा को जो है माफ़ कर दिया गया। तो किसने माफ़ किया था फांसी की सज़ा को? तो उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने। अब बात करते हैं, जब इनके फांसी की सज़ा को माफ़ किया गया तब ठीक 11 नवंबर तक यह मुकदमा चला था। तो उसके ठीक अगले दिन अर्थात 12 नवंबर 1945 को क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। तो प्रश्न पूछा भी जाता है, आपको ध्यान रखना है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 ईस्वी को मनाया गया था। अब बात करते हैं कि एक प्रश्न है, वह प्रश्न एक्चुअली आपका 1947 का है। ठीक है, अप्रैल से मई माह के अंतर्गत 1947 ईस्वी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक इलाहाबाद में हुआ था। तो उसी संदर्भ में एक प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न क्या है कि जापान से रिलेटेड है, तो इसी वजह से इस प्रश्न को यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए देखते हैं यह प्रश्न क्या है। तो इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक, तो यह इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक कब हुई थी? तो अप्रैल मई के दौरान। और ईस्वी क्या था? तो 1947 में अप्रैल से मई महीने के दौरान जो है इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। तो उसी बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की योजना के पक्ष में बहुमत किसने जुटाया था? तो बहुमत किसने जुटाया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने जुटाया था। तो यह प्रश्न था, तो आपको ध्यान देना है। इस तरह से हम लोग देखें कि सुभाष चंद्र बोस ने कैसे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया था, जिसे आज एवं आने वाली पीढ़ी कभी भी नहीं भूल पाएगी। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।